हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकंड पार्ट्स रियल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये रियल एनालिसिस बहुत ही डिफिकल्ट से बुक बताए गए हैं, थोड़ा इससे बच के रहना। ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि जब आपने क्लास 11वीं 12वीं पार्ट 1 पढ़ा तो रियल एनालिसिस से कहीं पे मुलाकात ही नहीं हुआ। इनकी भाषा कुछ अलग है। तो ये जो रियल एनालिसिस है थोड़ा सा अपने सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसी भी दूसरे सिस्टम से फॉलो नहीं करेगा। ये अपनी रूल खुद तैयार किए हैं, हम ऐसे ही चलेंगे और आपको उसी तरीके से लेके चलना है। तो चलिए देखते हैं हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो हम सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करेंगे आखिर रियल एनालिसिस वर्क किसके ऊपर करता है। तो रियल एनालिसिस आपके वर्क नंबर सिस्टम के ऊपर करेगा। तो नंबर सिस्टम भी आपका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रियल नंबर, तो दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होता है रियल नंबर तो दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो एक रियल नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो रियल नंबर डिपेंड करता है रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। एक रियल नंबर के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। नेचुरल, इंटीजर, होल, रेशनल, इतने सारे नंबर आते हैं रियल के अंदर। बट एक रियल नंबर हमको ध्यान में रखना है, एक रियल नंबर दो के ऊपर डिपेंड करता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है। चलिए अब हमें ये ध्यान में रखना है इरेशनल किसको कहते हैं। भाई वही ना इरेशनल, √3 √2 जो पूर्ण रूप से कंप्लीट ना हो। चलिए अब ये रेशनल क्या? रेशनल तो आपका p/q का फॉर्म जो फॉलो करे वो आपका रेशनल होता है। एंड q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। 1/0 समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी का परिभाषा, तो ये नहीं होना चाहिए। और p इंटू क्यू को जैसे ही मल्टीप्लाइड कीजिएगा आपको क्या मिलेगा? इंटीजर विच आर इन द लोएस्ट टर्म। चलिए यहां तक तो ठीक ठाक है, यहां तक तो हमें समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमें नंबर सिस्टम दो प्रकार के बताए गए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो एवरी रियल नंबर इज टेकन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर को भी अपने अंदर शामिल करता है। और वो कैसे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग क्लास 11th में स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफिनीशन में था रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वहां से भी, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे लिख के दिखाते थे सम z x प्लस आइटा y, यानी एक रियल नंबर के साथ इमेजिनरी नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें तैयार होता था कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब हम पता कर लेते हैं रेशनल। बहुत ही सिंपल है ये सब। रेशनल दो टाइप्स के मिलेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में और एक इंटीजर फॉर्म में। तो फ्रैक्शन फॉर्म तो जानते हैं p/q का फॉर्म मिलेगा। इंटीजर भी जानते हैं, घबराने की बात नहीं है। इंटीजर हमारे पास 3 फॉर्म में मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड सम ऑन 0। ठीक है। नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो सकता है? इंटीजर का। इंटीजर किसका? रेशनल का। रेशनल किसका? रियल का। रियल किसका? कॉम्प्लेक्स का। अब एक वन पॉइंट नोट करने वाली ये है, तो इरेशनल एंड रेशनल
ये किसका सबसेट होगा? रेशनल एंड इरेशनल, ये दोनों नंबर किसका सबसेट हो सकता है? तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसका नंबर है? तो रियल नंबर से आए हैं। तो रेशनल यूनियन इरेशनल इक्वल टू आर। देखिए हम इसका मतलब ये, इसको सम कीजिए। यूनियन का मतलब सम होता है, यूनियन का मतलब सम होता है। इतनी सभी बातों को ध्यान में रखना है, इतनी सभी बातों को ध्यान में रखना है। फिर आप अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। इन सबों की बातों के बाद हम अपने चैप्टर्स के ऊपर चलेंगे, टॉपिक के ऊपर चलेंगे। जो हम मेरा टॉपिक होगा कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। चलिए प्लीज नोट कीजिए इसको। चलिए हम इन सब बातों के बाद हम स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस के चैप्टर्स। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इस कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज में कुछ डिफिनेशंस की हमें जरूरत है। वो क्या? कन्वर्जेंस हमें दो टाइप्स के मिलेंगे, एक कन्वर्जेंट सीरीज, दूसरा हमको मिलेगा डाइवर्जेंट सीरीज। तो चलिए कन्वर्जेंट की जो डिफिनीशन है उसे थोड़ा देख लें। तो कन्वर्जेंट सीरीज इज सीरीज u1 u2 प्लस डॉट डॉट u1 प्लस इन्फिनिटी। यानी कोई सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी एंड सम ऑन, बहुत सारे नंबर्स की सम है जो एक सीरीज में है, और वो फाइनाइट ग्रुप्स इज द कन्वर्जेंट सीरीज। फाइनाइट के फॉर्म में है तो वो आपका क्या होता है? कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगा। इफ द सम ऑफ द सीरीज इज फाइनाइट इज डिफिनिट ऑफ द अदर एज ए सीरीज इज डाइवर्जेंट। इतनी तो समझ में आया। इसके अलावा जो भी अदरवाइज जो सीरीज होगा कन्वर्जेंट के, वो बाद में के सारे डाइवर्जेंट होगा। यानी यहाँ से तो हमें इस कन्वर्जेंट की डिफिनीशन से ही स्पष्ट होता है ना, एक कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज है, ये दो टाइप्स के मिलेंगे। एक हमें कन्वर्जेंट ऑफ सीरीज मिलेगा, दूसरा हमको डाइवर्जेंट ऑफ द सीरीज। जो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगा वो मेरा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तब तो ये भी है ना, जो डाइवर्जेंट नहीं होगा वो मेरा क्या होगा? कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। आगे इफ एस एन को आप इस तरीके से लिखिएगा। एस एन का मतलब सम इन्फिनिटी या फिर सम ऑन। इफ एस एन डज नॉट टर्म्स देन सच सीरीज एज कॉल्ड आइसोलेटरी टर्म्स। ठीक है, यानी ये जितने भी है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं? आइसोलेटरी। तो चलिए आगे कुछ रूल है। एडिशन एंड ओनिशन एंड अल्टरेशन ऑफ ए फाइनाइट नंबर of term of a series does not change nature convergent। यानी एक ऐसा सीरीज हो जो आपका एडिशन के फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, एंड अल्टरेक्शन। अल्टरेक्शन का मतलब अल्टरनेटिंग टर्म हो, 1 3 7 1 3 7 11 17, यानी इस तरीके से वो अल्टरनेटिंग टर्म में हो, जो कोई सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वो सीरीज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जो फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स मिले और उसकी नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब वो जिस तरीके से जिस नेचर में वो चल रहे हैं, वो नेचर अगर डिपेंडेबल है, यानी उसी प्रकार से चलना चाहिए, वो सभी के सभी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट होगा। सपोर्ट है 5 -5 +5 फिर -5, यानी कि अगर एक 5 और आएगा एक माइनस भी होगा ना। अब यही कर्व इसका क्या है ना, इन्फिनाइटेड टर्म्स तक गया है। बात समझ में आया? चलिए एक बात और,
prove that 1 plus r square plus dot dot to infinity is convergent है। अब हमें ये कहता है अगर r की वैल्यू 1 है तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट। इफ r की वैल्यू अगर 1 से छोटा मिले तो ये हमें क्या देगा, कन्वर्जेंट। इज डाइवर्जेंट किस कंडीशन में होगा, जब वो r ग्रेटर देन 1। इस बातों को हमें प्रूफ करना है। क्या डाइवर्जेंट r की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा तो क्या वो डाइवर्जेंट होगा। चलिए इन सब बातों को देखेंगे कल। बहुत ही ये अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा थ्योरम है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। अगर ये थ्योरम को समझने में बहुत ही परेशानी हुआ या कहीं पर भी चूक हो गया तो पूरी रियल एनालिसिस आपके ऊपर हावी हो जाएगा। अगर इस थ्योरम को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए तो पूरी रियल एनालिसिस के ऊपर आप भारी हो जाएंगे। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक इसको नोट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिनसे उनका भी कोर्स कंप्लीट हो सके और अच्छे अच्छे टॉपिक और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल सके।